मोदी शाह फॉर्मूले की हिंदी क्षेत्र के बाहर सबसे कठिन परीक्षा का समय। नई दिल्ली से भारत पर शासन करना पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने जैसा नहीं। लेखक आर सूर्यमूर्ति। एक दशक से ज्यादा समय से भारतीय चुनाव एक धोखे से भरे आसान फॉर्मूले के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। नरेंद्र मोदी बड़े पैमाने पर शो करते हैं, अमित शाह चुनावी गणित को सटीक बनाते हैं। एक कहानी पर हावी रहता है, दूसरा मशीन को कंट्रोल करता है। साथ मिलकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा केंद्रीकृत, अनुशासित और चुनावी रूप से कुशल राजनीतिक संगठन में बदल दिया है, जैसा कि कांग्रेस ने अपने चरम पर किया था। फिर भी 2026 उस सबसे असुविधाजनक सच्चाई, राष्ट्रीय प्रभुत्व अपने आप क्षेत्रीय शक्ति में नहीं बदलता, को उजागर करने का खतरा दरपेश करता है, जिससे भाजपा सावधानी से बचने की कोशिश करती रही है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को अस्थिर नहीं करेंगे या पार्टी पर अमित शाह की पकड़ को ढीला नहीं करेंगे। मोदी राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी रूप से अजेय बने हुए हैं। संगठन पर शाह का नियंत्रण लगभग पूरा है, लेकिन ये चुनाव उस मिथक को तोड़ सकते हैं जिसे भाजपा ने एक दशक तक पाला पोसा है कि ब्रांड मोदी हर जगह संस्कृतियों, भाषाओं, जाति संरचनाओं और राजनीतिक परंपराओं में चुनावी रूप से अजेय हैं। यहीं नई दिल्ली में नहीं, मोदी शाह प्रोजेक्ट को सबसे कठिन चुनौती का सामना करना पड़ता है। भाजपा के पसंदीदा पैमानों के अनुसार पार्टी अजेय दिखती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका वोट शेयर लगभग 36.5% था, जिससे वह भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। अर्थव्यवस्था 6.77% की दर से बढ़ रही है, महंगाई कम हुई है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 18 राज्यों पर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता है। विपक्ष खंडित, वैचारिक रूप से असंगत और रणनीतिक रूप से विभाजित है। लेकिन चुनाव राष्ट्रीय औसत पर नहीं लड़े जाते। वे विशिष्ट सामाजिक गठबंधनों, ऐतिहासिक यादों और स्थानीय शक्ति संरचनाओं के भीतर जीते या हारे जाते हैं। 2026 में 5 राज्यों जहां चुनाव होने हैं, उनमें से भाजपा केवल एक असम पर सीधे शासन करती है। वहां भी मोदी आकर्षण का केंद्र नहीं है। हिमंत विश्व शर्मा है। बाकी सभी जगहों पर मोदी शाह ब्रांड को गहरी सांस्कृतिक, जातिगत और भाषाई बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जिन्हें केंद्र में 12 साल की लगातार सत्ता भी खत्म करने में विफल रही है। भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा खुलासा करने वाला केस स्टडी है। 2011 और 2021 के बीच पार्टी का वोट शेयर 10% से बढ़कर लगभग 38% हो गया, जो भाजपा के इतिहास में सबसे तेज चुनावी विस्तार में से एक है। फिर भी 2021 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने 48% वोट और 294 में से 213 विधानसभा सीटों के साथ इस चुनौती को कुचल दिया। भाजपा ने आक्रामक तरीके से ध्रुवीकरण किया है, बड़े पैमाने पर लोगों को जुटाया है और एक दशक से ज्यादा समय से संगठनात्मक पूंजी लगाई है। लेकिन बंगाल की राजनीति सिर्फ वैचारिक जोर से तय नहीं होती। यह कल्याणकारी योजनाओं, अत्यधिक स्थानीय संरक्षण नेटवर्क और बंगाली उपराष्ट्रवाद की गहरी जड़ें वाली भावना से आकार लेती है। बंगाल की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 27 से 28% है। तृणमूल कांग्रेस को उनमें से लगभग 2/3 से 3/4 लोगों का समर्थन हासिल है। इसमें महिला मतदाताओं को भी जोड़ दें, जो मतदाताओं का लगभग 49% है, जिन्हें लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं के जरिए टीएमसी के कल्याणकारी शासन तंत्र में राजनीतिक रूप से एकीकृत किया गया है और भाजपा की सीमा साफ हो जाती है। ब्रांड मोदी रैलियों में जोश भर सकता है, लेकिन बंगाल में चुनाव पोडियम से नहीं जीते जाते। वे नगर निगम कार्यालयों,
राशन की दुकानों और मोहल्ला समितियों में जीते जाते हैं, ऐसी जगहें जहां भाजपा अभी भी एक शासी विकल्प से ज्यादा एक जोरदार बाहरी पार्टी की तरह दिखती है। एनडीए गठबंधन लगातार केंद्रीय अभियानों और राष्ट्रीय पहचान के बावजूद तमिलनाडु में भाजपा का वोट शेयर 3 से 6% के बीच अटका हुआ है। 2021 में भी अन्नाद्रमुक गठबंधन के सहारे एनडीए को 234 सदस्यीय विधानसभा में सिर्फ 23 सीटें मिली। यह मैसेजिंग की विफलता नहीं है, यह तालमेल की विफलता है। उच्च जातियान, जो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का सबसे भरोसेमंद समर्थन आधार हैं, तमिलनाडु की आबादी का मुश्किल से 3 से 4% है। ओबीसी और एमबीसी मिलकर मतदाताओं का लगभग 2/3 हिस्सा है। यहाँ द्रविड़ राजनीति वैचारिक दिखावा नहीं है, यह राजनीतिक सामान्य ज्ञान है जो रोजमर्रा के शासन और सामाजिक पहचान में गहराई से जुड़ा हुआ है। आर्थिक रूप से तमिलनाडु भाजपा की पसंदीदा पिच को और कमजोर करता है। यह राज्य भारत की जीडीपी में लगभग 9% का योगदान देता है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय 2.8 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है और इसने दशकों से एक द्रविड़ ढांचे के जरिए कल्याण किया है, जो मोदी के आने से बहुत पहले का है। यहाँ के मतदाता राष्ट्रीय बदलाव की तलाश में नहीं हैं। वे बंटवारे, सम्मान और स्वायत्तता पर बातचीत कर रहे हैं। मोदी जादू की कोई भी मात्रा इसका तोड़ नहीं निकाल पाई है। इस बात के बहुत कम सबूत है कि 2026 में ऐसा होगा। केरल को अक्सर भाजपा रणनीतिकारों द्वारा पार्टी की अगली सीमा के रूप में दिखाया जाता है, परंतु आंकड़े एक ज्यादा गंभीर कहानी बताते हैं। स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा के वोट शेयर में 2015, 2020 और 2025 में यह आंकड़ा 14 से 15% के आसपास रहा। यह गति नहीं है, यह ठहराव है। केरल की आबादी बहुत की संरचना मुश्किल है। आबादी में मुसलमानों की संख्या लगभग 27% है और ईसाइयों की लगभग 18%। लगभग 45% मतदाता अल्पसंख्यक हैं, जो भाजपा के राष्ट्रीय वैचारिक प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा शक करते हैं। केरल में ब्रांड मोदी फैलने से इनकार करता है। असम भाजपा का सबसे मजबूत जवाबी तर्क है। एनडीए ने 2021 में 126 में से 75 सीटें जीतीं, जिसमें वोट शेयर लगभग 45% था। लेकिन यह सफलता मोदी के करिश्मे से ज्यादा हिमंत विश्व शर्मा की वजह से मिली है। असम की राजनीति बहुत ज्यादा स्थानीय है, जो जातीयता, जमीन के अधिकार, प्रवासन की चिंताओं और पहचान के संघर्षों से तय होती है। मुसलमानों की संख्या, जो अनुमानित 34 से 35% है, भाजपा की पहुंच से काफी हद तक बाहर है। पार्टी शर्मा के अतिस्थानीय नेतृत्व में असमिया हिंदुओं, ओबीसी और आदिवासी समूहों को एकजुट करके इसकी भरपाई करती है। यह मॉडल हर जगह लागू नहीं हो सकता। इसके लिए एक प्रभावशाली क्षेत्रीय नेता की जरूरत होती है, जिसकी भाजपा में ज्यादातर गैरहिंदी राज्यों में साफ तौर पर कमी है। यह भाजपा की सबसे असहज संरचनात्मक समस्या है। इसके राष्ट्रीय गठबंधन, उच्च जातियां और ओबीसी का एक हिस्सा ने हिंदी भाषी राज्यों में शानदार ढंग से काम किया है। लेकिन जिन राज्यों में उच्च जातियां आबादी का 10% से कम हैं और सामाजिक न्याय की राजनीति हिंदुत्व से पहले से मौजूद है, वहां यह फॉर्मूला फेल हो जाता है। 2026 के विधानसभा चुनाव मोदी के नेतृत्व या शाह के अधिकार को चुनौती नहीं देंगे, लेकिन वे एक शांत, ज्यादा नुकसानदायक फैसला दे सकते हैं कि ब्रांड मोदी शाह अपनी अधिकतम सीमाओं तक पहुंच गया है। भाजपा भारत पर राज करना जारी रख सकती है, लेकिन भारत पर राज करना और पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करना एक ही बात नहीं है।